अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं है। ये शब्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शब्दों में ईवीएम कह रहा है। ईवीएम क्यों कह रहा है? ईवीएम पर विभिन्न तरह के सवालिया निशान उठाए जाते हैं। उन पर कई तरह के लोगों द्वारा, कैंडिडेट द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा और कई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाया गया है। इसी सवाल का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 40 बार खारिज किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी को ये चैलेंज दिया था कि अगर ईवीएम में ऐसा कुछ है तो आप प्रूफ करके दिखाएं, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, देश में आज दो ही मुद्दे जो हैं ज्वलंत है, एक इलेक्शन और एक आईपीएल। आईपीएल का हिस्ट्री के बारे में मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है, आप उसको देखें। आज जो इलेक्शन की बातें थी, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो एग्जाम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्शन से जुड़े मुद्दे का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में? हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ेंगे ये क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने के पीछे पर्पस क्या था, ये कैसे काम करता है, क्या इसका हिस्ट्री क्या रहा है। साथ ही ये भी देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है तो क्या इसके लिए कोई लीगल प्रावधान है या लीगली ये है, इसको लीगल रूप से एस्टैब्लिश किया गया है कि इसके उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इसमें जनरल कंडक्ट में ये देखते हैं कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट द्वारा किस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसके लिए गाइडलाइन कुछ होते हैं कि क्या किन चीज़ों को मुद्दे को उठा सकते हैं, किनको नहीं उठा सकते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। साथ ही भी ये देखेंगे जो पार्टी इन पावर से कहने का मतलब है जो रूलिंग पार्टियां होती हैं, उसमें क्या जिनके पास पूरा पावर होता है तो कुछ भी मशीनरी का प्रयोग कर सकते हैं ये, या उस पर कोई रोक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में ये देखेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो चीज़ें आती है, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रिलीज किया जाता है, क्या ये मैनिफेस्टो रेशनल है, क्या है जो ये वादे कर रहे हैं उसके लिए वित्त का व्यवस्था हो सकता है, क्या उनके पास कोई रास्ते हैं, इनके बारे में उनको बताना होगा। साथ ही ये भी देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हालिया क्या कोई बदलाव हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न कमीशन द्वारा कोई रिकमेंडेशन हुआ है क्या, वो समझेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन चीज़ों के बावजूद भी एमसीसी का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्रिटिसिज्म क्यों होता है। इसको दो रूपों में समझना है दोस्तों। पहले तो ये समझना है एक फैक्चुअल रूप में, और दूसरा एक पूरी तरह से ये मेंस का एक क्वेश्चन बनता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इतिहास के साथ साथ इसके आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉपिक पर। आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए इसमें होना क्या है, इसमें होना है कुछ चीजें। आगे जाने से पहले मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं आपको, पहले इसे समझ लीजिए। पहले मैं इसको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए जानना आपको जरूरी है। भारत में लगभग 97 करोड़ वोटर हैं, और इन सब में आप देखें 97 करोड़ वोटर हैं। इतना कई देशों की जनसंख्या को मिला दिया जाएगा तब उतने उस देश की जनसंख्या होगी। सोच लीजिए कितना बड़ा हम डेमोक्रेसी का पर्व मनाते हैं। देखिए इसमें मेल कितने हैं, लगभग 50 करोड़, नियर बाई 50 करोड़, और ये लगभग 47 करोड़ फीमेल है। समझिए इस चीज को। फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 से 19 साल वाले हैं वो लगभग नियर बाई 2 करोड़ है। साथ ही ये भी देखेंगे कि 20 से 29 साल में कितने वोटर हैं, लगभग 20 करोड़। यही है यूथ का पावर, ये यूथ का पावर है, और इनका वोट जिसके पक्ष में गया समझो उस पार्टियों की बल्ले बल्ले। तो देखिए दोस्तों, साथ ही ये भी देखेंगे कि पीडब्ल्यूडी जो डिसेबल या दिव्यांग वोटर हैं
उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ व्यवस्था किया है क्या? वो लगभग 89 करोड़ या 88 करोड़ आप बोल सकते हैं, 88 लाख वोटर ऐसे हैं जो दिव्यांग है। साथ ही ये देखेंगे कि लगभग 19 लाख लोग ऐसे हैं जो सर्विस इलेक्टर्स है, जो सर्विस कर रहे हैं वो वोटर है, और लगभग 2 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो 100 साल की उम्र को प्राप्त कर चुके हैं। सोचिए, ये हमारा डेमोक्रेसी है। इसमें क्या है, 85 प्लस, हमने क्या बोला, 100 साल से ज्यादा 2 लाख लोग, 85 से ज्यादा लगभग 82 लाख लोग हैं। साथ ही इस बार ट्रांसजेंडर भी वोट कर रहे हैं, तो 48,000 ट्रांसजेंडर इस बार वोट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की एक नज़र डालिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की क्या उपलब्धि है। मैं सिर्फ अभी तक आज़ादी के बाद से लगभग लोकसभा के 17 इलेक्शन वो करवा चुका है, 17। साथ ही आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के माध्यम से लोकसभा, विधानसभा, साथ ही साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता है। आप देखेंगे कि लगभग 17 लोकसभा का चुनाव करवा चुके हैं, 18th होने वाला है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का लगभग 16 चुनाव करवा चुके हैं। साथ ही लगभग आजाद भारत से लेके अब तक लगभग 400 स्टेट इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट करवाए हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और सफलतापूर्वक उन्होंने करवाया है। इसलिए हमें प्राउड करना चाहिए इलेक्शन कमीशन पर और अपनी डेमोक्रेसी पर। अब कुछ चीजें और मैं बता देना चाहता हूं कि जो दिव्यांग लोग हैं, सक्षम ऐप है एक, उसके माध्यम से ये वोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि इनके लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था भी किया गया। अगर आप बूथ पर आके वोट करना चाहते हैं तो अब आपके लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था किया गया है, और अगर नहीं आ सकते हैं तो आपके घर पर भी वोट देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब एक दूसरा मैं बेसिक चीजें पहले बता देना चाहता हूं ताकि आप समझ लो पहले। अब देखो क्यों आखिर ये जो चुनाव हो रहा है ये 7 फेज में हो रहा है। 7 फेज में होने का क्या कारण है, ये मैं नहीं करा, सारे शब्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। इतने फेज में करने का कारण क्या है, देखो, कहीं एरोप्लेन से जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है कि वहाँ अलग अलग लोगों को वोट, उनका वोटिंग राइट दिलवाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जो सुदूर एरिया में होता है, वहाँ जाने में टाइम लगता है। ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए आप देख रहे हैं कहीं हाथी से जा रहा है, कहीं बोट से जा रहा है, कहीं ग्लेशियर जैसे एरिया में जा रहे हैं वोटिंग के लिए, आप देखें कहीं खच्चर से जा रहा है, कहीं आप देखेंगे, देखिए कैसा टेरेन है, कैसे कैसे लोग जाते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। तो ये इस 7 फेज में होने का कारण यही है। पिछले बार भी लगभग 7 ही फेज में हुए थे, तो इस मुद्दे को ध्यान में रखना आपको। कुछ चीजें और मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी मतदाता सूची में नाम देखना है तो आप VHA ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। CVजिल ऐप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कोई कहीं लिक्वर बांट रहा है या कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई चीजें कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। सिंगल ऐप फॉर रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड रिजॉल्विंग वायलेशन। अगर कुछ MCC का उल्लंघन होता है तो आप इसके माध्यम से आप तुरंत इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और 100 मिनट के अंदर में उस पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आप जो कंप्लेन करेंगे वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। साथ ही एक KYC का बात होगा, जितने भी कैंडिडेट है अगर उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ भी, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या नहीं है, वो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देख सकते हैं। साथ ही इनको अब अगर इन पे किसी तरह का भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो उनको पेपर में पब्लिश करवाना होगा। ठीक है, और एक गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को अगर चुनाव में उतार रहे हैं तो इसके पीछे कारण देंगे कि साफ छवि वाले लोगों को उतारने के बजाय इनको आप क्यों उतार रहे हैं, ये बताना होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं, अब हम टॉपिक पे चलते हैं। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, फिर हम टॉपिक पे चल के हम सारी चीजों को बाद में करते हैं। अब देखिए समझते हैं क्या है MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको एक लाइन, एक शब्द में कहना होगा तो ये क्या है, ये सेट ऑफ गाइडलाइन है। किस तरह का गाइडलाइन है, देखिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है। किस चीज को, पॉलिटिकल पार्टी को करता है, कैंडिडेट को करता है, समझ गए। इसमें और क्या होता है कि आप किस तरह का स्पीच दे रहे हैं, मीटिंग कैसे कर रहे हैं,
पोलिंग डे के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसा है, आप जुलूस जो निकालते हैं उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, इस सारे चीजों की जो बात है, जनरल कंडक्ट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जो हम आगे बात करने वाले हैं वही सेट ऑफ गाइडलाइन है। हम समझेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, ये एमसीसी आया कैसे। देखिए, इसका है कि 1960 में सबसे पहले केरल में विधानसभा चुनाव होता है, स्टेट असेंबली 1960। उसी समय ब्यूरोक्रेट्स द्वारा पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाया गया कि इन मुद्दों को आप नहीं उठा सकते। ये एक इंस्ट्रक्शन था और इस चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ के असेंबली द्वारा या चुनाव में इस चीज़ों को ध्यान रखा गया। इसी को ध्यान में देते हुए 1962 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें भारत द्वारा अपनाया गया और जो आज तक हम एमसीसी को अपना रहे हैं। लेकिन दो चीज़ों को जो ध्यान में रखने लायक है, ये ध्यान में रखने लायक है कि 1962 में हमने अपनाया और ये आज तक चल रहा है, तो इसमें क्या बदलाव आए अब तक में, क्या वही है या इसमें कुछ बदलाव आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 1962 से लेकर 1978 तक ये हुआ था कि इसमें क्या होते थे कि जो रूलिंग पार्टी होती थी तो जो गवर्नमेंट के संसाधन है वो उसका प्रयोग करते थे। तो 1979 में इसमें बदलाव आया और कुछ बदलाव करके ये किया गया कि जो संसाधन का प्रयोग करने के होते हैं उसमें क्या करना है, जो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री इस तरह के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं अपनी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए या रैली के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई संवैधानिक कार्य है वैसा बिना नई योजनाओं की शुरुआत के बिना कुछ ऐसा कार्य है जिसे करना है जिसमें किसी तरह से वो कार्य उन्हें फायदा ना पहुंचाए। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों में बदलाव आया 1979 में कि हाँ, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं वोटर को इन्फ्लुएंस किए बिना अगर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। साथ में ये समझेंगे कि 1979 से लेके 1991 तक बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया। ये 1991 वही समय है जब 1990 में 3 सेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने थे, जिनके बारे में कहा जाता है वो नाश्ता में नेता खाते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1962, 1979 और 1991 ये 3 ऐसा समय है। ये था जब जनरल इलेक्शन में हम लोग पहली बार पूरी तरह से भारत में लागू किया गया। फिर 1979 में कुछ बदलाव हुए और 1991 में जब 3 सेशन आए तो इसमें बहुत ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। उसको फॉलो करने के लिए बाध्य करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर किया गया कि आप इस चीज को फॉलो करिए। ठीक है, अब इसमें क्या हमने बोला था कि स्टेट केरला 1960 में किया था और 1962 में जनरल इलेक्शन में हुआ था। देखिए, और हमने ये भी बोला था कि 1991 में जब देखा गया कि एमसीसी का धड़ल्ले से वायलेशन हो रहा है, इसका कोई सिर्फ चूंकि ये एक इंस्ट्रक्शन था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, ऐसा कोई इसके संवैधानिक प्रावधान नहीं थे जिसके उल्लंघन पर कोई सजा हो, तो इसका वायलेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। इस कारण 1991 में 3 सेशन इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी कुछ हद तक पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हुए थे। ठीक है, अब देखिए पर्पस बिहाइंड द एमसीसी, ये क्यों आया, ये सवाल है। हमने पढ़ा क्या है, इसका ओरिजिन क्या था, ये साथ में ये समझेंगे। हिस्ट्री क्या था वो देख लिया हमने, ये देखेंगे पर्पस क्या था। पर्पस क्या था, देखिए आर्टिकल 324 ये क्या कहता है इलेक्शन कमीशन को कि आप सुपरवाइज करिए इलेक्शन को। कैसे करिएगा, किसकी चीज, किसका पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, और ऐसे प्रेसिडेंट का भी होता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है। ये क्या इंश्योर करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
यही है डेमोक्रेसी का मेन पिलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को एक तरह से हम पिलर बोल सकते हैं डेमोक्रेसी का। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो डेमोक्रेसी हमारा मजबूत होता है। ठीक है, तो यही है, इसका पर्पस यही था कि हम कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को स्थापित करें, उसके लिए एमसीसी लाया गया था। ये कैसे काम करता है, देखिए ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं, इसको समझते पहले। देखिए ये क्या होता है कि जिस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, जिस दिन अनाउंस होता है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होता है। तो कहने का क्या मतलब है, डेट अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट तक एमसीसी क्या होता है, लागू रहता है। एक चीज, दूसरा ये चीज है कि जब जनरल इलेक्शन होता है तो किन किन क्षेत्रों में लगाया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए जब जनरल इलेक्शन होगा तो इंटायर कंट्री में होगा, थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन जब स्टेट असेंबली होगा तो उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो इंटायर स्टेट में होगा, इंटायर स्टेट में। लेकिन आप सुने होंगे कि बाय इलेक्शन भी होता है, जिस जिस क्षेत्र में बाय इलेक्शन होगा सिर्फ उसी क्षेत्रों में एमसीसी लागू होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब है क्या क्या हमने जैसा बोला था कि ये लीगली क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है। इसको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो ये पॉइंट आपके लिए रामबाण है। देखिए ये क्या है, नोट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। मतलब इसका कोई संवैधानिक रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कोई लॉ द्वारा इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से एमसीसी को लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। वो क्या क्या है, देखिए आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, सीआरपीसी 73, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कुछ प्रावधान है जिसे एमसीसी लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमने बोला था कि कुछ ऐसी कमिटी है, कमीशन है जो क्या करते हैं, सिफारिशें करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। और 2013 में ऐसा ही हुआ था कि स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस ने कहा था कि ऐसा रिकमेंड किया था कि एमसीसी को लीगली बाइंडिंग कर दो, इसको लीगल रूप से एस्टेब्लिश करो, और इसको कहाँ शामिल करो, इसको आरपीए में शामिल करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में शामिल करो। ये कौन का था, स्टैंडिंग कमेटी। ये मेंस के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखिए कि एक तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, दूसरा लॉ कमीशन क्या कह रहा है कि देखिए जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो जनरल इलेक्शन होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसको सबसे पहले ये करो कि जब चुनाव आने वाले हैं, जिस दिन एक टर्म खत्म हो रहा है, उसको 6 महीने पहले 6 मंथ बिफोर गवर्नमेंट पे बैन लगाओ कि किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते, अपने पक्ष में किसी भी योजनाओं का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते हैं तो फ्री एंड फेयर नहीं, ये थोड़ा कहीं ना कहीं उसके पक्ष में चला जाता है। तो एक किसने कहा था, लॉ कमीशन ने कहा था कि किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट 2015 में लॉ कमीशन ने कहा था कि गवर्नमेंट पे जो रूलिंग पार्टियां हैं उस पर आप बैन लगाइए 6 महीना पहले, जब चुनाव जो ये जो टर्म है समाप्त होने वाले हैं उसके 6 महीने पहले। इसने कौन कहा था, लॉ कमीशन ने बोला था कि 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हाउस और असेंबली। क्यों होगा इससे क्या होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा सबके लिए। दूसरा एक चीज, लेकिन इन सारे मुद्दों को तो हमने देखा पॉजिटिव एस्पेक्ट में, लेकिन जिसको लागू करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा कि देखिए जी ये पॉसिबल नहीं है। तर्क भी दिया उन्होंने, क्या तर्क दिया, उन्होंने तर्क दिया कि देखिए अगर आप इसको लीगली बाइंडिंग बनाते हो तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन जो होता है हमको लगभग 1.5 से 2 महीने में खत्म करना होता है, लगभग 45 डेज में हमको समाप्त करना होता है। अगर हम किसी के अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं
तो ये जुडिशरी में जाएगा, और जुडिशरी है जो तुरंत रिजल्ट देता नहीं है। ऐसे में 45 डेज में इसका समाधान कर पाना, इलेक्शन का रिजल्ट देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके अगेंस्ट में ये बातें कही थी, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि ये फीजिबल नहीं है लॉ बनाने के लिए। अब दूसरा देखते हैं, ये हमने क्या देखा कि लीगली इन्फोर्सेबल है कि नहीं। हमने देख लिया कि स्टैंडिंग कमेटी ने क्या कहा, लॉ कमीशन ने कहा, ईसीआई ने क्या कहा, ये इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा, और कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ गाइडलाइन है। अब गाइडलाइन क्या है, किसको दिया जाता है? गाइडलाइन दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को। एक होता है देखिए इन सारे गाइडलाइन को ना, ये जो पॉइंट है ना, इसको आपको एकदम याद करके रखना है। इसी को अगर आप मेंस का लिख रहे हैं तो एक स्पाइडर बना के, डिजाइन बना के या फ्लो चार्ट बना के आप ऐसे भी दिखा दीजिए और इसके बारे में बताइए। जनरल कंडक्ट क्या होता है? देखिए ये क्या कहता है जनरल कंडक्ट में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो या कैंडिडेट हो, आप रूलिंग पार्टी या विपक्ष के अगर कोई मुद्दे उठाने हैं तो मुद्दे उठाइए, उनकी पॉलिसी के बारे में बात करिए, उस गवर्नमेंट के बारे में बात करिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करिए। लेकिन यहां पर आप क्या नहीं बात कर सकते, आप नो अपील ऑफ कास्ट, कॉम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जाति धर्म के मुद्दे उठाकर वोट को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करें। इन मुद्दों को आप नहीं उठा सकते। आपको उठाना है तो पॉलिसी की आलोचना करिए, उसके द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करिए, वो चलेगा। क्या करना है आपको? पॉलिसी की आलोचना करिए, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है उसका आलोचना करिए, किस तरह का काम कर रहा है उसके बारे में बात करिए, आलोचना करना है करिए। ये जनरल कंडक्ट में आता है। लेकिन मीटिंग की बात होती है, मीटिंग की जो बात होती है इसमें क्या होता है, माना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अब उसको किसी क्षेत्र में जाकर वहाँ मीटिंग है या रैली है, तो रैली करना है तो वहाँ पर डायरेक्ट तो जाकर कर नहीं सकते। हो सकता है विभिन्न तरह के भारत में हजारों पॉलिटिकल पार्टी हैं और वो रैलियाँ करना चाहती है। तो करना क्या है, इसके लिए करना होता है क्या कि मीटिंग के पहले आप उस क्षेत्र के जो अथॉरिटी हैं, लोकल पुलिस अथॉरिटी और उनसे रिलेटेड जो भी ऑथराइज पर्सन है उनसे बात करिए। अगर वो परमिशन देते हैं तो उस क्षेत्र में आप मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपसे पहले किसी को अलाउ उस क्षेत्र को दे दिया गया है जहां मीटिंग होना है, जहां आप डिमांड कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कोई और डेट मिले। तो इसीलिए पहले आपको बात करना होगा एडवांस में। दूसरा ये कि जुलूस, अगर जुलूस वगैरह नहीं, जुलूस इन द सेंस कहने का मतलब है कि आप अगर कहीं से रोड शो करते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले वहाँ के लोकल अथॉरिटी और पुलिस को बताना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का काम है, वहाँ के अथॉरिटी का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि शांति को बनाए रखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा क्या कि आपको पहले एडवांस में क्या करना होगा, पहले वहाँ के पुलिस और अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि आपकी कहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और कहाँ समाप्त होगा, ये बताना पड़ेगा। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस क्षेत्र से और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है पहले से उस क्षेत्र का, या उस जो आप जिस मार्ग को आपने चुना है, जिस रास्ते आप जाएंगे, क्या उस रास्ते से पहले से कोई पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन दिया गया है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसको रास्ते को चेंज करके उनको बताया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही एडवांस में आपको पहले पूछना होगा। अब पोलिंग डे के दिन क्या होता है, देखिए इसमें कहा जाता है पोलिंग डे जब हो तो कोऑपरेट विद ऑफिसर ऑन इलेक्शन ड्यूटी। जो वहां पर पोलिंग डे के जब जिस दिन चुनाव का जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन आपको क्या करना है, वहाँ जो ऑफिसर होंगे आप उसको कोऑपरेट करिए। क्या करने के लिए, वहाँ पर पीसफुल माहौल बनाने के लिए और अच्छे से वहाँ पोलिंग हो इसके लिए। साथ में ये भी देखेंगे कि उस क्षेत्र में क्या कहीं कोई मतलब वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहीं कोई शराब तो नहीं बांट रहा है, कहीं कोई साड़ियाँ तो नहीं बांट रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं चल रहा है, पैसा तो नहीं चल रहा है जिससे वोट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो पोलिंग डे के दिन में देखना होता है। पोलिंग बूथ पे क्या होता है, देखिए पोलिंग बूथ में जहाँ हम अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पर वोटिंग होता है उसके बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं और कई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट द्वारा एक देखेंगे कि सारे वोटर लिस्टों जितने वोटर हैं उनके पास एक पेपर होता है। उस पेपर में देखेंगे उस स्लिप जो होता है उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होता है, सिर्फ उस वोटर का नाम होता है उसका कि हाँ इस वोटर लिस्ट में इनका नाम है, वोट दे सकते हैं। तो विभिन्न पार्टियों द्वारा विभिन्न कैंडिडेट द्वारा इस चीज़ों को अपने पास रखा जाता है जो इलेक्शन कमीशन उसको मुहैया करवाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी को
लेकर वो वोटर अंदर जा सकता है। साथ दूसरा ये, एक तो वोटर जा सकता है अंदर जहां पर वोटिंग होता है, दूसरा वो जा सकता है जिसको वैलिड पास मिला है इलेक्शन कमीशन द्वारा, अंदर जाने का परमिशन जिसको है वो जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा किसी को अलाउड अंदर जाने का नहीं होता है। साथ में एक ऑब्जर्वर होता है वहां पर। ऑब्जर्वर का काम ये होता है कि वहां पर वो रहे और चीजों को ध्यान रखे कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा है। साथ ही अगर कोई कंप्लेन है तो इसे किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि कंप्लेन करना है, यहाँ गलत हो रहा है, तो इसे कंप्लेन कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये गाइडलाइन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पार्टी इन पावर, ये कहने का मतलब रूलिंग पार्टी जो होती है, अब रूलिंग पार्टी जो होगा उसको क्या, ऐसे तो उसके पूरे संसाधनों पर उसका अधिकार होता है, संसाधनों पर अधिकार इन द सेंस उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर होता है। अब गवर्नमेंट क्या कहता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो यहां पर यही बात आता है कि आप जो ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, आप क्या है, सपोज मान लो आप बीजेपी के हो, एक पीएम है, ऐसे लो, एक पीएम और एक बीजेपी के पीएम, दो तरह से। बीजेपी की नजर में क्या है, देखिए प्रधानमंत्री अगर मोदी की बात करें तो देश के कौन है, पीएम है, लेकिन बीजेपी के क्या है, एक कार्यकर्ता है, या यूं कहें कि उनके एक लीडर है बीजेपी के। तो एक क्या हो गया, पीएम क्या हो गया, एक लीडर हो गया। लेकिन यहां पर क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बीजेपी के नुमाइंदा बन के जाएंगे, आप अगर बीजेपी के रैली के संबोधित करने जाते हैं, इलेक्शन का चुनाव या रैली करना चाहते हैं, तब आप सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते, न रेल, न एयर, न सरकारी गाड़ियों का प्रयोग कर सकते। लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर प्रधानमंत्री की बात होगी तो प्रधानमंत्री इन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे वोटर इन्फ्लुएंस हो। हाँ, वैसे संवैधानिक कार्यों को कर सकते हैं जो सामान्य तौर पे सही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही ये देखना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप, जैसे आप देखेंगे टेम्पल और मस्जिद, इन जगहों पर मीटिंग करना सही नहीं होता। वहां पर कहा जाता है कि आप इन जगहों का प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि मास मीडिया का प्रयोग। देखिए अब आप सरकार में हैं, तो सरकार में चाहेंगे तो आपका तो कंट्रोल बहुत सारी चीजों पर है, तो आप अपना ही ऐड हर जगह चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा। यहां पर रोक लगाया गया कि नहीं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होगा। तीसरा है, देखिएगा, शैल नॉट अनाउंस एनी स्कीम और प्रोजेक्ट। हमने क्या कहा कि जो रूलिंग पार्टी होगी, जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है उस समय से लेके रिजल्ट आने तक सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई भी योजनाओं को वो नया स्टार्ट नहीं कर सकती। जो पहले से चल रहा है वो चलेगा, लेकिन जो चल रहा है उसके लिए भी कोई पैसा अलाउड नहीं कर सकते। आप समझ गए इस चीज को, मुझे लग रहा है कि आराम से समझ रहे होंगे। कोई स्कीम और प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। साथ में देखिए कोई अपॉइंटमेंट भी आप नहीं कर सकते। ये नहीं कि अब नया, अब देखिए चुनाव का माहौल आ गया तो अब थोड़ा सोचे कि अब कुछ नौकरियां निकाल दूं और फिर वो वोटर मेरे पक्ष में वोट दे देगा, तो आप ये नहीं कर सकते इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय में। ठीक है, अब देखिए गाइडलाइंस ऑन इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब इस चीज को समझिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दिया जाता है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, फिर बाद में इसकी जवाबदेही नहीं होती है। तो इसी के लिए कुछ गाइडलाइन आया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर, इसमें 2013 में कहा गया था कि कुछ इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कुछ गाइडलाइन आप निकालिए ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को या मैनिफेस्टो जो लोग लाते हैं, रेशनल, जो भी मैनिफेस्टो लाए वो रेशनल हो, कुछ भी नहीं लाया जा सकता। इसलिए रेशनल लाने के लिए कुछ गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन द्वारा पॉलिटिकल पार्टी के लिए लाया गया। इसमें क्या क्या किया गया, कहा गया कि जो आप प्रॉमिस करते हो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वैसा कुछ मत करो जो आप पूरा नहीं कर सकते। वो एक तरह से करप्ट प्रैक्टिस है और डेमोक्रेसी के लिए घातक है, तो आप इस चीज को नहीं कर सकते कि। और एक किसमें प्रावधान कर दिया गया, ये आरपी है, हमने बोला था रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
1951 में ये बात किया गया। जैसे फ्री वी वगैरह आप नहीं दे सकते, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप अगर सिलेक्ट हो गया तो आपके लिए 4 गाय दे देंगे, आपके लिए स्कूटर दे देंगे, इस तरह की चीज़ों को आप शामिल मत करिए, क्योंकि इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है गवर्नमेंट पे इस तरह के कार्य करेंगे तो। दूसरा चीज़ कि अवॉइड मेकिंग प्रोमिसेस विच इज विटिएट द प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। विटिएट मतलब क्या करता है कि आप इलेक्शन को ना आप दूषित मत करिए, उसको खराब मत करिए इस तरह के प्रोमिसेस करके, क्योंकि वोटर्स हैं जो उनको इस तरह की चीज़ें करेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द वोटर, कहने का मतलब है कि कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे वोटर को आप अपने तरफ खींच रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। कुछ ऐसा प्रॉमिस मत करिए, इसको अवॉइड करिए। साथ में मैनिफेस्टो शैल नोट बी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोहिबिटरी पीरियड। अब देखिए, अब कब होता है प्रतिबंधित दिन, माना कि कल चुनाव होना है, तो आप कहते हैं 48 आवर पहले कोई चीज़ वैसा आप नहीं कर सकते, कोई नई चीज़ों को आप मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर सकते। आपको रिलीज करना मैनिफेस्टो तो 48 आवर 48 आवर के पहले भी आप मैनिफेस्टो रिलीज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। साथ ही साथ और हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रोहिबिटरी पीरियड है इसके बारे में सारे डिटेल आरपीए एक्ट के सेक्शन 126 में किया गया। देखिए सारी चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ये मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी के साथ साथ आप अभी जो इलेक्शन चल रहा है इस पर पैनी नजर बनाए रखिए, आपको समझ में आएगा जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये सारे के सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेगा। साथ ही ये क्या कहता है कि मैनिफेस्टो कब रिलीज करते हैं, जब लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट विधानसभा का जब चुनाव होता है तब मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी रिलीज करता है। देखो अभी साफ साफ जो हमने बात किया था कि मैनिफेस्टो ऐसा करे कि आप रेशनल हो, आप ऐसा कुछ ना कर दे, आप जो भी मैनिफेस्टो में लिख रहे हो क्या वो वेज एंड मीन्स आपके पास है, वो क्या फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है, आप कैसे पूरा करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बताइए जो आप मैनिफेस्टो में लिखा है आपने, इसी यही गाइडलाइन है। ठीक है, और ये पूरी तरह से न्यूज चैनल और विभिन्न तरह के लोगों द्वारा ये सवाल किया जा सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी से जो कोई भी मैनिफेस्टो में चीजों को शामिल करते हैं। अब क्या हुआ, इसमें नया क्या आया है, अभी हाल ही में क्या चेंज हुआ है, आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल होता था। ओपिनियन पोल पहले ही कर दिया जाता था, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर जिताया हुआ दिखाया जाता था तो ऐसे ये लगता था कि वोटर इन्फ्लुएंस होता था कि चलो अगर ये पार्टी जीत रहा है तो अपना वोट क्यों खराब करें, इसी को दे देंगे, ऐसा होता है। तो इन चीज़ों पर रोक लगाया गया कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप ओपिनियन पोल एग्जिट पोल ड्यूरिंग द पीरियड नोटिफाइड बाय द ईसी, अब जो ईसी ने जो पीरियड घोषित कर दिया उसमें आप क्या कर सकते हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल नहीं कर सकते। साथ ही ये भी बोला है कि जो प्रोविजन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया ऑन अ पोलिंग डे, कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस दिन पोलिंग डे होता है उस दिन ऐसा प्रिंट मीडिया में कुछ भी वैसा एडवर्टीजमेंट ना आए जिससे वोटर इन्फ्लुएंस हो। साथ ही साथ क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट फीचरिंग पॉलिटिकल फंक्शनरीज ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। अब कोई भी जब तक इलेक्शन है तब तक आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट वैसा नहीं दे सकते हैं। आपको ध्यान होगा लॉ कमीशन ने पहले ही कहा था कि ये एडवर्टीजमेंट तो 6 महीना पहले ही बंद कर देना चाहिए जब टर्म खत्म होने वाला होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लॉ कमीशन को और स्टैंडिंग कमेटी को। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कुछ कहा है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि मैंने बताया एस सुब्रमण्यम बालाजी केस में वर्सेस तमिलनाडु एंड अदर था, उसमें उन्होंने कहा था 2013 में कुछ गाइडलाइन दिया था उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप कुछ गाइडलाइन बनाइए जो मैनिफेस्टो वगैरह रिलीज करते हैं और जो वो मीटिंग स्पीचेज करते हैं तो उसमें किस चीज़ को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों को आप गाइडलाइन में दीजिए। लॉ कमीशन के बारे में मैंने बता दिया है पहले ही, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हमने बोला था कि देखिए इतनी सारी चीज़ों को दिया जा रहा है, हमने बोला कि मीटिंग भी कर रहे हैं, हाँ आप यात्रा भी कर रहे हैं, आप रैली करते हैं तो किन चीज़ों को शामिल करना है, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप अगर रूलिंग पार्टी है तो वो किन चीज़ों को यूज कर सकता है, किन चीज़ों का यूज नहीं कर सकता है, वो सारे
इलेक्शन कमीशन द्वारा रिलीज किया जाता है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, गाइडलाइन के साथ चलना होता है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म जो आलोचना करने वाले लोग हैं, क्रिटिसिज्म क्यों होता है इसका, कहता है कि देखो ये अनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है। कारण क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसका वायलेशन होता भी है तो इस पर बहुत बड़ा एक्शन नहीं होता है। अगर आप एक्शन लेना भी चाहते हो तो 45 डेज और 2 महीने के अंदर में इसको इलेक्शन समाप्त करना रहता है और रिजल्ट आ जाता है। तो इतना में तो अगर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तब टाइम ही बीत जाता है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। साथ ही क्या है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। अब लीगल बाइंडिंग नहीं है तो आप इसको जैसे होता है आरपी एक्ट में, अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो आपको 6 साल के लिए बैन कर दिया जाता है चुनाव पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आचार संहिता को उल्लंघन करते हैं तो आपको बैन कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही क्या है, इंटरफेरेंस विद गवर्नेंस। अब होता ही है इंटरफेरेंस विद गवर्नेंस। अब अभी गवर्नेंस क्या होता है, एक स्वच्छ शासन के लिए कि अच्छा हो। अगर वो स्वच्छ शासन अगर एशिया इलेक्शन भी करवा रहा है तो उसमें किसी तरह का मिसकंडक्ट ना हो, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ऐसे में क्या होता है, अगर एमसीसी का उल्लंघन करते हैं तो अब गवर्नेंस का फेल हो रहा है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस। अब क्या है कि बहुत लोग एमसीसी के बारे में जानते ही नहीं है। अब आप गांव में आप चले जाइए, बोलिए आचार संहिता क्या होता है, बस इतना जानता है कि आचार संहिता होता है, नया स्कीम नहीं आता है, इसके अलावा क्या होता है नहीं पता होता है। इसलिए लैक ऑफ अवेयरनेस बोला जाता है। वीक रिस्पॉन्स एंड डिलेड एक्शन। अब मैंने बोला ही कि 45 डेज और 2 महीने के अंदर में चुनाव खत्म करना होता है। अगर कुछ ऐसा करना होता है तो डिलेड ही हो जाता है, चुनाव का रिजल्ट भी आ जाता है, उसमें एक्शन का कोई मतलब होता नहीं है। सपोज कहने का क्या तात्पर्य है, मैंने वोट किया, मैं किसी पार्टी का कैंडिडेट हूँ या मैं नेता हूँ, अब मैंने अपने पार्टी के लिए कुछ स्लोगन दे दिए या कुछ ऐसी बातें कर दी और मैं चला आया, इससे वोटर इन्फ्लुएंस हुए, वोट करके तो चले आए। बाद में अगर आप एक्शन लेते भी हो तो वोट तो उसके पक्ष में चला ही गया ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। सबसे बड़ी बात, अगर उल्लंघन होता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। जैसा आरपीए एक्ट में है 2 साल की सजा अगर हो जाती है किसी चीज़ में तो आपको 6 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप डी रजिस्टर नहीं कर सकते, भले ही वो एमसीसी को उल्लंघन कर दे लेकिन आप डी रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बताया आपको, यही है एमसीसी के सारा डिटेल, जो भी इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो वीकनेस है, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका मेंस का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक वीडियो हम बात करेंगे मतदान बिहेवियर, इलेक्शन बिहेवियर पर कैसा होता है, मतदान व्यवहार की बात करेंगे। अब अगला वीडियो में वो बनाएंगे। साथ में हम उसमें बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।